यस सर। यस सर। अच्छा, यूट्यूब वाले बच्चे एक बार रिवाइट टाइप कर दो अगर सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेक्टिविटी में तो। चलो, तो बच्चे हमारा आज का जैसा जो सेशन है उसमें हम क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ेंगे। कल भी हमने सीआरपीसी ही पढ़ा था, पर आज के जो सेक्शंस हम कवर करने वाले हैं उनको मैं बता देता हूं, जिससे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम आज? आज हम पढ़ेंगे बच्चे, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था कल सम्मन वाला, आपको याद होगा, हमने समझना शुरू किया था कि सम्मन क्या होता है, क्या क्या चीजें सम्मन में आती हैं और किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है और किसी भी सम्मन की कैसे सर्विस हो सकती है। तो ये कुछ एस्पेक्ट हमने जानने थे। तो आज हम क्या देखेंगे बच्चे? आज हम देखेंगे सेक्शन 66, सेक्शन 67, सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70 और कोशिश करेंगे पूरी सेक्शन 71। ये सारे सेक्शंस हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, जिसमें से कुछ सेक्शंस तो जो हमारे सम्मन वाले कॉन्सेप्ट के बचे हैं उनको खत्म करेंगे और फिर हम मूव करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है वारंट। वारंट क्या होता है, वारंट के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है, वारंट का प्रोसीजर सम्मन के प्रोसीजर से कैसे डिफरेंट है, ये सारी बातें आज हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर रहेंगी। आखिरी में कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं तो मजा आएगा, आपकी नॉलेज जो है वो भी टेस्ट हो जाएगी। चलो बच्चे, अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार मेरे को यस बोल दो, वाई टाइप कर दो। शुरू करते हैं आज का सेशन। यस सर। ऑल गुड है। चलो बच्चे, यूट्यूब पे वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बहुत कम है लाइव वॉचिंग से, एक बार सभी लोग लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं बच्चे आज का सेशन। तो आज बच्चे कोशिश करना कि जूम वाले बच्चों से बोल रहा हूँ कि मीटिंग को लीव ना करें बीच में, क्योंकि आज मैं ही हूं यहाँ पे मॉडरेट करने के लिए। तो ध्यान देना इस बात का, वरना आप हो सकता है कि वेटिंग में एंड अप कर पाओ। एंड बाय एनी चांस अगर कोई फंस जाता है वेटिंग में तो आप टाइम वेस्ट मत करना, यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? मत, वो लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है? चलो बच्चे देखते हैं सेक्शन 66 जो आज हमारा पहला सेक्शन है। क्या कहता है ये सेक्शन 66? सेक्शन 66 वही बातें जो हम कल पढ़ रहे थे सम्मन के बारे में, उन्हीं का एक्सटेंशन है। अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझ ली हैं सम्मन के बारे में, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमको पता है कि सम्मन एक तरीके का बुलावा होता है, एक तरीके का नोटिस होता है, जिसमें कोर्ट आपको क्या बोलता है कि आप कोर्ट के सामने हाजिर हो और जवाब दें जिस बारे में आपके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है। तो आपको ये भी बताता है कि आपके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है और आपको जवाब देने के लिए भी बुलाता है। तो ये तो हो गया सम्मन होता क्या है। फिर मैंने आपको बाकी की डिटेल्स बताई थे कि सम्मन जो है वो पर्सनली सर्व होना चाहिए उस व्यक्ति पे जिसको सम्मन दिया गया है। सम्मन देने की ताकत, सर्व करने की ताकत केवल पुलिस ऑफिसर्स के पास है, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट के पास है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। और ऐसे ही कोई भी सम्मन है वो जरूरी है कि जो ऑफिसर ऑफ, जो अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, हमारे जो जज साहब हैं, वो उसको दस्तखत करें, या कोई एक ऐसा व्यक्ति करे जिसको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है इसी पर्पस के लिए। हर एक सम्मन पे ये बहुत जरूरी है कि मोहर लगी होनी चाहिए। फिर हमने कुछ इंटरेस्टिंग सी सिचुएशंस भी पढ़ी थी, जहां पे हमने देखा था कि अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति पे सर्विस नहीं हो पा रही है, ड्यू डिलीजेंस कर ली, पूरी कोशिश कर ली, नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन ये है कि आप किसी मेल एडल्ट फैमिली मेंबर को वो सम्मन सर्व कर दो और उसके दस्तखत करा लो। तो ऐसा हो सकता है कि उसको एक सर्विस के तौर पे कंसीडर किया जा सके। पर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि ना उस व्यक्ति पे सर्विस हो पा रही है, ना ही कोई मेल एडल्ट मेंबर मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या काम करोगे? एक आखिरी ऑप्शन होता है कि उस सम्मन को आप किसी बढ़िया सी जगह पे, जहां से उस सम्मन को क्लियरली देखा जा सके, वहां पे उसको लगा दो, वहां पे उसको चिपका दो। अगर ऐसा आप करके आते हो और आपने ऐसे इस तरीके से सम्मन सर्व करने की कोशिश की है, यहाँ पे बस एक परेशानी है, यहाँ पे बच्चे कोर्ट की मर्जी है कि इस तरीके के सर्विस को वो सर्विस माने या ना माने। सारी परिस्थितियों को देखने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, सिचुएशन को समझने के बाद, अगर कोर्ट को लगता है कि सर्विस हो गई होगी, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में वो सम्मन था उसको इस बात का ज्ञान हो गया होगा, तो इस चीज को वो सर्विस मान लेगा, वरना फ्रेश सम्मन इश्यू करने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। इतनी कहानी हमने पढ़ ली थी। अब जो शुरुआत हो रही है बच्चे, वो सेक्शन 66 से हो रही है, और सेक्शन 66 बहुत स्पेसिफिक है तो सम्मन के ही बारे में, बट बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि सेक्शन 66 जो है वो बात कर रहा है किसकी बच्चे? गवर्नमेंट सर्वेंट की।
जब किसी सम्मन की सर्विस किस पे करनी होती है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे, एक सरकारी सेवक पे जब हमको किसी सम्मन की तामील करनी होती है तो क्या प्रोसेस है, तो क्या प्रोसीजर है, इसको देख ले बच्चे। कोई व्यक्ति है, ध्यान से देखना, कोई व्यक्ति है जो सरकार की नौकरी करता है, मतलब अभी करता है, करता था नहीं, अभी करता है, अभी एक्टिव सर्विस में है, अभी वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो सरकार की नौकरी में है, ऐसे व्यक्ति को सम्मन सर्व करना है तो एक प्रक्रिया बताई गई है, और वो प्रक्रिया ये है कि उस सम्मन की एक कॉपी, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जो सम्मन सर्व होना है इस गवर्नमेंट सर्वेंट पे, उसकी एक कॉपी उस गवर्नमेंट सर्वेंट पे सर्व नहीं करी जाएगी, बल्कि जहां पे वो काम करता है, जिस ऑफिस, जिस सरकारी दफ्तर में वो काम करता है, उस सरकारी दफ्तर का जो भी हेड आदमी है, जो भी लीडर आदमी है, उसको सर्व करी जाएगी, उस तक पहुंचाया जाएगा वो सम्मन। और ये जो हेड है उस ऑफिस का, सरकारी दफ्तर का, ये जो हेड है, चाहे ये चेयरमैन हो, कोई भी हो, जो भी सबसे ऊपर वाला पद है, ये जो व्यक्ति है, इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि ये सेक्शन 62 के अनुसार, और सेक्शन 62 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सम्मन है पर्सनली सर्व करना चाहिए, उस पे आपको साइन कराने चाहिए, तो वो सारी प्रक्रिया कौन करेगा, ये हेड ऑफ द ऑफिस करेगा। ये उस व्यक्ति के भी साइन कराएगा, उस गवर्नमेंट सर्वेंट के भी साइन कराएगा जिसको सम्मन सर्व करने हैं उसे, और उन सम्मन्स पे खुद भी साइन करेगा, और फिर उसको वापस फॉरवर्ड कर देगा जहां से वो सम्मन आया था। देखो, बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिस व्यक्ति को आप सम्मन सर्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो एक सरकारी नौकर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो अभी भी नौकरी में है, ऐसे व्यक्ति को सम्मन की सर्विस करने के लिए हमको वो नॉर्मल जो प्रक्रिया थी कि उस व्यक्ति के घर जाओ, उसके एड्रेस पे जाओ, उससे पर्सनली सर्व करो, वो जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी 62, 63, 64, 65, उस सब की जरूरत ही नहीं है, बड़ा आसान है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। क्या करना है, बस जिस भी दफ्तर में वो व्यक्ति काम करता है, उसी दफ्तर का जो भी हेड पर्सन है, चाहे वो चेयरमैन हो, जो भी हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी सबसे हेड है उस दफ्तर का, उस व्यक्ति के पास उस सम्मन को भेज देना है। बस एक डुप्लीकेट कॉपी उस हेड पर्सन के पास भेज देनी है। अब क्या होगा, जब उस हेड पर्सन के पास वो डुप्लीकेट कॉपी भेजी जाएगी, वो जो हेड पर्सन है वो उस डुप्लीकेट कॉपी पे कर देगा दस्तखत, ठीक है। मानो मैं आपको कहानी क्रिएट करके बताता हूं। मानो बच्चे ये एक व्यक्ति है, ये पुलिस वाला है, ठीक है, इसके पास सम्मन है, इसको सम्मन को सर्व करना है, ये सम्मन है इसके पास, इसको ये सम्मन सर्व करना है। और मैंने आपको बताया था सम्मन हमेशा एक कॉपी की तौर पे सर्व होता है, डुप्लीकेट के तौर पे सर्व होता है। तो ये क्या करेगा, अपने साथ 2 सम्मन लेके आएगा, 2 कॉपियां लेके आएगा, फोटोकॉपी। अब ये जो पुलिस वाला है, इसको सर्व करना है सम्मन किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, किसी आम व्यक्ति को नहीं। आम व्यक्ति को करना होता तो उसके सीधे घर पहुंच जाता और एक कॉपी पे उसके दस्तखत ले लेता और दूसरी उसको दे देता, सिंपल सी बात थी। पर क्योंकि ये दफ्तर है, ये उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, उस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास नहीं जाएगा जिसको सम्मन सर्व होना है, ये जाएगा उस व्यक्ति के पास जो उस डिपार्टमेंट का हेड है, जहां पे वो व्यक्ति काम करता है, जिसको सम्मन सर्व होना है। इस हेड व्यक्ति के पास जाएगा ये 2 कॉपियां लेके, और इसको हैंड ओवर कर देगा ये वाली कॉपी की, ये लो भाई साहब, इसको कर देगा ये वाली कॉपी हैंड ओवर हमारे हेड पर्सन को। और ये जो दूसरी कॉपी है अपने साथ लेके गया है, उस पर दस्तखत करवा लेगा, किसके, गवर्नमेंट सर्वेंट के नहीं, इसी हेड पर्सन के। इससे क्या करवा लेगा, इस पे दस्तखत। और ये जो दस्तखत करा हुआ सम्मन है, इसको ले जाएगा कहां पे, वापस कोर्ट में जमा कर देगा। तो ये जो सम्मन आएगा इस व्यक्ति पे, हेड पर्सन पे, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में काम कर रहा है, अब ये जाएगा, अब इसकी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति के पास जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है और इसी के दफ्तर में काम करता है। ये जाएगा उसके पास, किसको लेके, वही वाला सम्मन लेके जो उसके पास है, और इस सम्मन पे उसकी इस व्यक्ति की एक्नॉलेजमेंट ले लेगा कि भाई आपका देखो ये सम्मन आया है, इसको आप एक्नॉलेजमेंट ले लो कि मैंने आप तक इसको पहुंचा दिया है, बात खत्म होती है, ठीक है। तो क्या है, सम्मन जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे
सर्व होना है तो क्या करना है, उस सम्मन को उस दफ्तर के, जिस दफ्तर में वो काम करता है, उसका जो हेड व्यक्ति है उसको दे के आना है, उसकी एक्नॉलेजमेंट लेनी है, फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस सम्मन को उस गवर्नमेंट सर्वेंट तक पहुंचाए सेक्शन 62 के अनुसार, मतलब पर्सनली सर्व करे उसको। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या हम सभी लोग? 66 समझ पा रहे हो आप सब लोग? यस सर। सर सो वो हेड ऑफ द ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दोगे समन? हाँ, उसको दे देंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस का हेड होगा उसको सम्मन सर्व कर दिया जाएगा, फिर वो सर्व करेगा आगे जाके। यस सर। Sir, so head of the department serves the notice to the person who is summoned. राइट, एंड एज पर सेक्शन 62 मतलब उसको पर्सनली सर्व करता है ऐसे जाके, जो कि एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है या फिर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। सर पर्सनली पुलिस वाला नहीं कर सकता है वो गवर्नमेंट ऑफिसर को? नहीं कर सकता है। यस ठीक है, चलो। अब एक बच्चा पूछ रहा है यूट्यूब पे, सर गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पे हो तो जरूरी थोड़ी ना है उसी दिन सर्व करना है, जब भी आएगा, नहीं तो उसको इंटीमेशन पहुंचाया जाएगा कि आपके खिलाफ सम्मन आया है, आप आके इस पे दस्तखत करें, खत्म करें बात को। तो 1000 तरीके होते हैं प्रैक्टिकलिटीज में। जी बच्चे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जो ऑफिसर है वो अगर छुट्टी पे रहता है तो उसका कारोबार संभालने के लिए दूसरा भी तो अधिकारी आ जाता है ना, ऑफिसर। तो उसको थोड़ी ना सर्व करेंगे, वो तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम पे होगा ना सम्मन, ऐसा थोड़ी ना किसी को भी पकड़ा देंगे। नहीं सर, मतलब कोई ऑफिस है तो जो ऑफिस का हेड ऑफिसर है अगर वो छुट्टी पे होता है तो उसकी दूसरा ऑफिसर आ अगर जाएगा वो उसका छुट्टी कारोबार पे, संभालने के लिए। हाँ अगर तो वो उसको दे हेड सकते छुट्टी हैं। पे है तो जो भी उसके सब्स्टिट्यूट पे है, जो भी नेक्स्ट जूनियर ऑफिसर है उसको देंगे। ठीक है, हेड का मतलब यहाँ पे जो किसी दफ्तर को किसी भी समय पे संभाल रहा है। चलो, ये तो बच्चे हो गया हमारा सेक्शन 66। अब देखते हैं सेक्शन 67 पे। जो हमारा सेक्शन 67 है ये एक बहुत ही अलग सिचुएशन के बारे में बताता है, और इस पे कई बार एमसीक्यू बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लोकल लिमिट्स का खेल है, थोड़ा सा जुरिसडिक्शन का खेल है। देखना बच्चे, अगर कोई सम्मन सर्व करना है किसी कोर्ट को, ध्यान से सुनना, किसी सम्मन की बच्चे सर्विस करानी है और जिस व्यक्ति को सर्व करना है वो व्यक्ति उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर है, उसकी जो लिमिट्स हैं जहां तक उसकी आधिकारिकता जाती है उस कोर्ट की, उससे बाहर है वो व्यक्ति जिसको सम्मन सर्व करना है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कोर्ट क्या कर सकता है? ऐसी परिस्थिति में कोर्ट कैसे सर्व कराएगा किसी व्यक्ति पे सम्मन अगर वो उसकी जुरिसडिक्शन से बाहर हो तो इसमें क्या करना है? बड़ा आसान है। अगर कोई भी व्यक्ति जिस पे सम्मन सर्व होना है, अगर वो किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर पड़ता है, तो ये जो कोर्ट है जो सम्मन सर्व कर रहा है, जो सम्मन भेजना चाहता है, वो उस सम्मन की कॉपी भेजेगा किसको? एक ऐसे कोर्ट को जिस कोर्ट के पास उस व्यक्ति के ऊपर जुरिसडिक्शन है। और ये वाला जो कोर्ट है जिसके पास जुरिसडिक्शन है, ये उस व्यक्ति तक पहुंचा देगा सम्मन जिस व्यक्ति तक सम्मन को पहुंचाना था। देखो, मानो बच्चे ये कोई एक कोर्ट है, ठीक है, इसने सोचा है कि मुझे एक सम्मन सर्व कराना है, ठीक है, किसको? इसका ये जो कोर्ट है इसका जुरिसडिक्शन ये है, इतने क्षेत्र पे इसका जुरिसडिक्शन बनता है। जिस व्यक्ति को ये सम्मन सर्व कराना है वो इस जुरिसडिक्शन में है ही नहीं, वो किसी दूसरी जगह पे है, दूसरे जिले में है, दूसरे गांव में है, जहां पे भी है, पर इसके क्षेत्र में नहीं आता। वो व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये जो गोला है, ये जो जुरिसडिक्शन है, ये जो क्षेत्र है, इसमें दूसरे कोर्ट का आधिकारिकता बढ़ती है, ये किसी दूसरे कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है। तो ये वाला जो कोर्ट है, जो ये वाला सम्मन इस व्यक्ति को सर्व कराना चाहता है जो दूसरे कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है, ये क्या करेगा? इस सम्मन की एक कॉपी इस कोर्ट के पास भेज देगा, और जैसे ही ये कॉपी इस कोर्ट के पास आ जाएगी, जो नॉर्मल प्रक्रिया हमने पढ़ी थी सेक्शन 62, 63, 64, 65 के अंदर, उन्हीं को फॉलो करते हुए इस व्यक्ति तक इस नोटिस को सर्व करा देगा। कहने का मतलब है, अगर कैसी कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जिस व्यक्ति पर सम्मन को सर्व कराना है वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर है, ऐसी स्थिति में कोर्ट उस कोर्ट के पास सम्मन को भेज देता है जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर वो व्यक्ति रहता है या काम करता है, जिससे कि
वो कोर्ट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 62, 63, 64, 65 को फॉलो करते हुए उस व्यक्ति पे सर्विस करा दे, जैसे कि ये कोर्ट कराता। क्योंकि ये उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, इसलिए वो कोर्ट बिल्कुल कानून के अनुसार वही काम करेगा जो ये कोर्ट करता समन सर्व करने के लिए। बस इतनी सी बात है। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। इजी है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल है। आप ही सोचो, और तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, यही एक सॉल्यूशन है, तो वही को माना गया है। यूट्यूब पे बच्चे क्लियर है? वाई टाइप करेंगे फटाफट से बच्चे सभी लोग। सर कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सर कितना है, उसी डिस्ट्रिक्ट का कैसे ही उधर सकता है? क्या हुआ बच्चे, नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन? सर मैं बोला कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सर क्या है, मीन्स उसी डिस्ट्रिक्ट में ही उसका जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट आउट का ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन, नहीं। हाँ, जिस भी एरिया पे उसका जुरिस्डिक्शन है, सबके कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है ना। अब एक ही कोर्ट का पूरे भारत में थोड़ी ना जुरिस्डिक्शन है, एक का इतना है, उसके बराबर वाले क्षेत्र पे किसी और कोर्ट का होगा, फिर किसी और कोर्ट का होगा, फिर किसी और कोर्ट का होगा। तो जिस भी व्यक्ति, जिस भी कोर्ट की अधिकारिकता में वो व्यक्ति बैठा है, उसको भेज देंगे, बात खत्म। ठीक है सर उसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट पर ही सीमित रहेगा ना? हाँ, उसी व्यक्ति तक रहेगा, खाली सम्मन सर्विस करेगा वो उस कोर्ट को जिसके भी अंदर जुरिस्डिक्शन में वो बंदा बैठा हुआ है। यस सर। चलो अब बढ़ते हैं बच्चे अगले सेक्शन पे। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन 68। और अगर मैं कहूं व्यवहारिक तौर पे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि ये सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है किससे? हमारे सेक्शन 67 से। ये क्या कहता है कि सर्विस का प्रूफ कैसे होगा, कि सर्विस हो गई है वो प्रूफ कैसे होगा। तो इसके बारे में कोर्ट क्या बोलता है कि अगर कभी भी ये साबित करना है कि किसी सम्मन की सर्विस हुई है या नहीं, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इजी सा है, अगर उसको पकड़ लो तो बस। कभी भी अगर ये सवाल उठ रहा है कोर्ट के सामने कि किसी सम्मन की सर्विस हुई है या नहीं, और जैसी परिस्थितियों में वो उठ रहा है वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें जिस व्यक्ति को सम्मन सर्व किया गया था वो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं था, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में था। मतलब ये वाली परिस्थिति थी जो हमने अभी पढ़ी सेक्शन 67 में। या फिर जिस व्यक्ति ने सही में उसको सम्मन सर्व किया है वो व्यक्ति, वो ऑफिसर कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है, छुट्टी पे गया है, बीमार पड़ गया है, जो भी है, जो भी स्थिति है, डेथ हो गई है, जिस ऑफिसर ने पर्सनली सर्व किया था उस सम्मन को वो मौजूद नहीं है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी परिस्थिति है कि जो सम्मन है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर सर्व किया गया था, या फिर जिस ऑफिसर ने किया था वो कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में कैसे साबित करोगे कि किसी व्यक्ति पे सर्विस हुई भी है या नहीं हुई है? कैसे करोगे? यहां पे रोल आता है बच्चे किसका? एफिडेविट का। ठीक है, शपथ पत्र का। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी बात की सच्चाई को कबूल करता है और उस पर आधिकारिकता दिखाता है कि हाँ यही सच्चाई है, और ऐसे करके उसको क्लेम करता है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम एफिडेविट। और अगर जो सम्मन है, अगर उनकी सर्विस 62 के अंदर हुई थी, 62 के अंदर कौन सी हुई थी? जब किसी व्यक्ति को पर्सनली सर्व किया जाता है सम्मन, या फिर 64 के अंदर हुई थी। 64 के अंदर कब होती है? जब वो व्यक्ति तो नहीं मिला ड्यू डिलिजेंस के बावजूद, पर किसी एडल्ट फैमिली मेल मेंबर को हम कराए हैं तो उसकी एंडोर्समेंट है। अगर वो जो सम्मन है उसकी किसी कॉपी पे एंडोर्समेंट लेके आए हैं हम, और वो कॉपी अवेलेबल है कोर्ट के सामने, मैंने आपको बोला था ना जब भी पर्सनली सर्व करेंगे तो 2 कॉपी लेके जाते हैं, एक कॉपी तो दे देते हैं, दूसरे पे साइन करा के वापस ले आते हैं। ऐसे ही दोनों स्थितियों में होगा, जब उस व्यक्ति पे सर्व होगा या फिर एडल्ट मेल मेंबर पे होगा। तो अगर 62 या 64 के अंदर सर्विस हुई है तो हमारे पास एक एंडोर्स्ड कॉपी होगी। तो इन दोनों ही तरीकों से हम ये साबित कर सकते हैं कि कोई भी सम्मन सर्व हुए हैं उस व्यक्ति पे। देखो व्यवहारिक तौर पे समझो, मानो कोई केस हुआ, कोई स्थिति हुई और कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि सम्मन सर्व करा दो, ठीक है, और सम्मन
जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हुई। देखो दो तरीके की प्रक्रिया हो सकती है। एक तो आम प्रक्रिया रही कि वो व्यक्ति है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ही अंदर था और पुलिस वाला, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या फिर जो पब्लिक सर्वेंट है वो गया उस व्यक्ति तक और उस पे पर्सनली नोट उसको सम्मन को सर्व करके आ गया। तो गया होगा तो एक सम्मन पे उसके साइन भी करवा के लाया होगा, ठीक है। एक तो ये आमतौर पे सीधी सी प्रक्रिया है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो व्यक्ति जुरिस्डिक्शन में ही था और उस व्यक्ति के पास पुलिस वाला गया या फिर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट गया या पब्लिक सर्वेंट गया और वो व्यक्ति मिला नहीं, बहुत ढूंढा फिर भी नहीं मिला। तो हमने पढ़ा था कि सेक्शन 64 के अंदर वो किसी एडल्ट मेल मेंबर के साइन ले सकते हैं, उसको सर्व कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो भी एक सम्मन वो वापस लेके आए होंगे जिसपे उस एडल्ट फैमिली मेल मेंबर के साइन करवा के लाए होंगे। एक तो परिस्थिति ये हो गई, ठीक है, जब बंदा आपकी जुरिस्डिक्शन में है और उस पे आप सर्व करने गए थे, उस पे 62 लगा या 64 लगा। या फिर दूसरी परिस्थिति क्या है कि जिस व्यक्ति को आपने नोटिस सर्व करना था, सम्मन सर्व करना था, वो आपकी जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, तो उसके लिए आपने क्या करा होगा, किसी दूसरे कोर्ट को भेजा होगा उस सम्मन को सर्विस कराने के लिए और दूसरे कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया फॉलो करी होगी, जो भी उसकी प्रक्रिया बनती। इन दोनों ही परिस्थिति में, चाहे वो पर्सनल सर्विस हो विद इन जुरिस्डिक्शन में, चाहे वो एडल्ट मेल मेंबर को हो विद इन जुरिस्डिक्शन में, चाहे वो आउटसाइड ऑफ द जुरिस्डिक्शन हो, अगर इन तीनों में से किसी परिस्थिति में किसी केस में ये सवाल उठता है, मानो जिस व्यक्ति को सम्मन सर्व होना था वो कोर्ट में खड़े होकर बोल रहा है पूरा कॉन्फिडेंटली कि मुझे तो सम्मन मिले ही नहीं साहब, मुझे सम्मन सर्व ही नहीं हुए, तो कैसे साबित करोगे उसको गलत? कैसे ये साबित करोगे कि हाँ सम्मन सर्व हुए थे? इसके लिए अगर वो जो सम्मन है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन सर्व हुए थे, किसी दूसरे कोर्ट ने सर्व करे थे, वैसी परिस्थिति में तो दो तरीके हैं आपके पास। या तो एफिडेविट ले आओ उस व्यक्ति का जिसने सम्मन को सर्व किया है, उस एफिडेविट में वो लिख के देगा कि हाँ मैं गया था, मैंने सम्मन सर्व किया था इस व्यक्ति को, ठीक है, एफिडेविट ले आओ। साथ ही साथ अगर दूसरे कोर्ट ने भी सर्व कराए हैं सम्मन, तो उसने भी वही प्रक्रिया फॉलो करी होगी जो 62 और 64 के अंदर है, तो उन्होंने भी एक कॉपी पे एंडोर्समेंट लिया होगा, तो एफिडेविट भी ले आओ, एंडोर्समेंट भी ले आओ। तो ये साबित कर देंगे कि भले ही आप हमारी लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर थे, पर फलाने कोर्ट ने आप पे सम्मन सर्व किए थे, ये देखो आपकी एंडोर्समेंट, ये लो उस व्यक्ति का एफिडेविट जिसने आपको सर्व किया है, ठीक है। ये हो गई आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। या फिर अगर आपके कोर्ट के मतलब आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ही सर्विस हुई थी, पर जो ऑफिसर सर्विस करने गया था वो किसी भी वजह से मौजूद नहीं है आपके सामने। अगर वो मौजूद होता तो वो बोल देता मैं सर्व करने गया था, फर्स्ट हैंड एविडेंस होता, कोई परेशानी नहीं होती। पर अगर किसी भी वजह से वो ऑफिसर आज मौजूद नहीं है, छुट्टी पे है, कहीं बाहर गया है, उसकी डेथ हो गई, जो भी है वो अवेलेबल नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ पे भी वही प्रक्रिया फॉलो हो सकती है कि अगर वो ऑफिसर मौजूद नहीं है, अगर वो एफिडेविट दे सके, अगर वो कहीं बाहर गया हुआ है तो एफिडेविट भिजवा सके, एफिडेविट दे सके जिसमें वो क्लेम कर सके कि हाँ मैंने इस सम्मन को सर्व किया है। या फिर अगर वो गया है, उसने सम्मन को सर्व किया है 62-64 के अंदर, तो वो एंडोर्समेंट करवा के लाया होगा दूसरी कॉपी पे। अगर वो कॉपी है हमारे पास जिसपे एंडोर्समेंट हो रखा है, तो ये दोनों ही आधार हो सकते हैं ये साबित करने के कि भले ही वो ऑफिसर आज हमारे सामने नहीं है ये बताने के लिए कि वो सम्मन सर्व करके आया है, फिर भी ये साबित किया जा सकता है कि सम्मन आपके ऊपर सर्व हुए थे। तो ये दोनों ही स्थिति कवर कर लेते हैं, जहां पे सम्मन जुरिस्डिक्शन के बाहर हुए हों और जहां पे जुरिस्डिक्शन के अंदर हुए हों। अंदर वाली में बस सिचुएशन ये है कि जो ऑफिसर है जो करके आया है वो मौजूद नहीं। समझ पाए बच्चे आप सभी लोग? यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर कहानी समझ में आई जो मैंने हल्का आपको। सर ये सिर्फ आउटसाइड लोकल ज्यूरिडिक्शन वाला है ना, अगर आउटसाइड द लोकल ज्यूरिडिक्शन हुआ? दोनों परिस्थितियों में। चलो मैं एक और बार बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनना कहानी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो दो परिस्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, दो परिस्थितियां हो सकती हैं। शुरू में ही अपने दिमाग में स्ट्रक्चराइज करते चलो। दो परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तो सम्मन हम जिसको सर्व कर रहे हैं वो हमारी खुद की जुरिस्डिक्शन के अंदर हो सकता है, ठीक है, हमारे ही जुरिस्डिक्शन के अंदर है, जिस कोर्ट ने सम्मन सर्व किया है उसी की जुरिस्डिक्शन में है। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि जिस व्यक्ति को सम्मन सर्व किया है वो हमारी खुद की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। यहां तक समझ में आ रहा है? दो परिस्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो
अब देखो पहली वाली परिस्थिति को पकड़ लेते हैं, जिसमें कोर्ट, जिसमें जो व्यक्ति है जिसको सम्मन सर्व किया गया है वो हमारी ही जुरिस्डिक्शन में। यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैसे सम्मन सर्व हुआ होगा कि पुलिस वाला गया होगा या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट गया होगा या पब्लिक सर्वेंट गया होगा और उस व्यक्ति को सम्मन सर्व करने की कोशिश की होगी। अगर उस पे सम्मन सर्व हो गया 62 के अंदर, मतलब वो मिल गया होगा उस व्यक्ति को जिसको सम्मन सर्व होने थे, तो उसको सम्मन सर्व कर दिए होंगे और एक कॉपी पे एंडोर्समेंट ले लिया होगा पुलिस वाले ने, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ने, और उस कॉपी को वापस ले आया होगा, कोर्ट में जमा कर दिया होगा उसने। या फिर अगर किसी भी वजह से वो व्यक्ति नहीं मिल पाया होगा तो एडल्ट मेल मेंबर को उसने सर्व कर दिया होगा और उस परिस्थिति में भी कॉपी पे वो साइन ले आया होगा उस एडल्ट मेल मेंबर के और उसको कोर्ट में जमा कर दिया होगा। ठीक है, ये हो गई परिस्थिति एक। अब मानो कभी भी वो व्यक्ति जिसपे सम्मन सर्व होने थे वो कोर्ट में इस बात पे सवाल उठाता है और वो ये क्लेम करता है कि मुझ पे सम्मन सर्व ही नहीं हुए, तो कैसे उसको गलत साबित करोगे? अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो सवाल उठा रहा है आपके सामने कि मेरे पे सम्मन सर्व नहीं हुए, और जो ऑफिसर एक्चुअल में सर्व करके आया है सम्मन, चाहे वो पुलिस वाला रहा हो, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट रहा हो या पब्लिक सर्वेंट रहा हो, जो सम्मन एक्चुअल में सर्व करके आया है वो किसी भी वजह से वहां पे मौजूद नहीं है कोर्ट में, ये बोलने के लिए कि ये झूठ बोल रहा है, मैं तो सर्व करके आया था, मैं इसे पहचानता हूं, मैंने ही इसको दिया है। अब वो किसी भी वजह से मौजूद नहीं है कोर्ट। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट कैसे साबित करेगा कि उस पर सम्मन सर्व ही हुए? मानो कोई व्यक्ति जो सम्मन सर्व करके आया अगर उसकी मृत्यु हो गई हो तो वो सम्मन सर्व करना बेकार हो जाएगा। मानो वो जो सम्मन सर्व करके आया हो वो एक पब्लिक सर्वेंट हो, किसी दूसरे दफ्तर में काम करता हो, क्या उसको बुलाओगे बार बार कि भाई ये क्वेश्चन कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसी स्थिति में भले ही वो ऑफिसर मौजूद नहीं है, कोर्ट इस बात को साबित कर सकता है, कोर्ट में ये बात साबित हो सकती है कि सम्मन सर्व हुए हैं दो तरीकों से। जो भी व्यक्ति सर्विस करके आया है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर रहा हो, चाहे ऑफिसर ऑफ कोर्ट रहा हो, चाहे पब्लिक सर्वेंट रहा हो, जो मौजूद नहीं है, अगर वो व्यक्ति अपना एफिडेविट भिजवा दे कोर्ट में और उस एफिडेविट में वो ये बोल दे कि हाँ मैंने सर्विस की है, ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा, इससे साबित हो जाएगा कि सर्विस हुई है। साथ ही साथ जब भी उसने सर्विस की होगी, चाहे उस व्यक्ति पे चाहे किसी घर के व्यक्ति पे, उसने साइन करवाए होंगे, अगर वो सम्मनों को प्रोड्यूस कर दिया जाए, कोर्ट को दिखा दिया जाए कि ये देखो ये इसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं या फिर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जो इसके साथ रहता है, ये देखो इन पे सर्व हुए, मतलब ये प्रूव है कि इन पे सर्विस हुई थी, तो इन दोनों ही तरीकों से ये साबित किया जा सकता है, भले ही वो ऑफिसर मौजूद नहीं है कोर्ट में, कि सर्विस हुई है। क्या ये पहली परिस्थिति सभी को समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब कोई परेशानी नहीं है विद इन जुरिस्डिक्शन वाले में? नो सर, सर। सर। अब देखो आउटसाइड वाली जुरिस्डिक्शन में क्या है। अब ये जो सम्मन है एक ऐसे व्यक्ति को सर्व होना था जो व्यक्ति उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं था, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में था। ऐसे में आपको मैंने 67 में बताया क्या करते हैं कि वो कोर्ट जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, उस कोर्ट को कॉपी भेज देता है सम्मन की सर्व कराने के लिए। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट में ये सवाल उठ रहा है कि सर्विस हुई है या नहीं। वो कह रहा है कि सर्विस नहीं हुई, वो फलाने कोर्ट को जिसको आपने कॉपी भेजी थी, जिसकी जुरिस्डिक्शन में मैं था, उसने सर्विस की ही नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो कैसे प्रूफ करोगे इस बात को? यहाँ पे भी सेम बात है, जो भी व्यक्ति उस फलाने कोर्ट के कहने पे सर्विस करके आया है, अगर वो व्यक्ति अपना एफिडेविट दे दे कि हाँ उसने जुरिस्डिक्शन, हाँ उसने सर्विस की है, तो उससे सर्विस प्रूफ हो जाएगी कि उस पे सम्मन सर्व हुए थे। या फिर अगर दूसरे कोर्ट ने भी सर्विस कराई है, प्रक्रिया तो वो सीआरपीसी की फॉलो करेगा, 62 की, 64 की, उसको सर्व करे होंगे तो उसके साइन लिए होंगे, उसके घर वाले को सर्व किए होंगे तो घर वाले के साइन लिए होंगे। वो कॉपियों को मंगवाया जाएगा और वो कॉपियां और वो एफिडेविट इस बात का सबूत होंगी कि जो फलाना कोर्ट है जिसपे कॉपी भेजी गई थी सर्विस कराने के लिए, उसने आपके ऊपर सर्विस करी। क्या समझ में आ गई ये दूसरी परिस्थिति? यस सर सर। दोनों सिचुएशन Yes, सेम sir. है सर, विथ जुरिस्डिक्शन विदाउट जुरिस्डिक्शन। हाँ, कानून दोनों में सेम है, पर विद इन जुरिस्डिक्शन में परेशानी ये है कि जो ऑफिसर है जिसने सर्व किया है वो कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं है। बाहर वाली जुरिस्डिक्शन में तो कोर्ट ही दूसरा है, तो ऑफिसर कहां से बुलाओगे? ठीक है सर। चलो, क्लियर है? एफिडेविट और इंडोर्स कॉपी Yes, सर sir. दोनों में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट करे जा सकते हैं और दोनों ही सक्षम है ये प्रूव करने के कि सर्विस दोनों केसेस में सर, इन और दोनों आउटसाइड दोनों Okay, sir. केसेस में बच्चे। चलो चलो, बहुत अच्छा है बच्चे। एक बच्चा यूट्यूब पे पूछ रहा है सर अफिक्सेशन के बारे में क्या इशू है? अफिक्सेशन के बारे में मैंने कल ही बता दिया था 65 में। अफिक्सेशन में वो पूरी बात
कोर्ट के ही समक्ष है कि वो उसको सर्विस मानेगा या नहीं। अगर मानेगा तो उसके पीछे वजह होनी चाहिए कोर्ट के कि वो क्यों मान रहा है कि सर्विस हुई है, और नहीं मानेगा तो कोई परेशानी है ही नहीं। अगर उसने माना है तो कोर्ट को खुद जवाबदेही देनी है कि उसने अफिक्स्ड करा हुआ संबंध को क्यों माना था सर्विस। तो उसके पास कोई ना कोई तो वजह रही होगी, उसके पास कोई प्रूफ होगा कि आप घर आए थे या जो भी था। सर एफिडेविट मीन्स वन टाइप ऑफ प्रेयर। एफिडेविट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई व्यक्ति अपनी बात आगे रखता है और ये कसम खाता है कि वो सच बोलेगा। यस सर। ठीक है, चलो अब देखो बच्चे अगला सेक्शन देखो फटाफट से। अगला सेक्शन है बच्चे हमारा सेक्शन 69। अब सेक्शन 69 जो है वो बात करता है केवल एक चीज के बारे में, और वो है सर्विस बाय पोस्ट। कल इस बात का हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, जहां पे मैं आपको बोल रहा था कि आमतौर पर 62 के अनुसार, 62 के अनुसार कानून ये है कि सर्विस हमेशा पर्सनली करनी चाहिए उस व्यक्ति को, पोस्ट के द्वारा आमतौर पर नहीं परिस्थिति बननी चाहिए। पर हमने एक जगह ऐसा पढ़ा था जहां पे पोस्ट के द्वारा सर्विस हो सकती थी। क्या था बच्चे वो प्रावधान? कौन सा सेक्शन था, किसी को याद है? कॉर्पोरेट एंड सोसाइटी को भेज सकते थे हम लोग। सोसाइटी सर। सेक्शन 63 में था सर। कंपनी और कोई सोसाइटी है तो उसके जो व्यक्ति है, जो हेड है इंडिया में, उसको आप बस पोस्ट के तहत भेज सकते थे। पर अभी तक व्यक्तियों के बारे में हमने ये स्थिति नहीं पढ़ी थी। पर जो हमारा सेक्शन 69 है वो हमारे लिए कुछ लेके आ रहा है। पर यहाँ पे कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जो सेक्शन 69 है केवल बच्चे, वो केवल उन संबंध पे लागू होता है जो संबंध किसी विटनेस को भेजे गए हैं। किसको भेजे गए हैं? किसी विटनेस को। विटनेस मतलब गवाह को। बच्चे सभी लोग म्यूट कर लो, सब लोग, ठीक है। सेक्शन 69 केवल उन संबंध पे लागू होगा जो किसी विटनेस को भेजे गए हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि संबंध किस किस को भेजे जा सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? संबंध तो एक कागज है भाई, वो एक बुलावा है जिसमें किसी व्यक्ति को बताया जा रहा है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है और आप आओ कोर्ट, जो भी है आप अपनी बात सामने रखो। तो बच्चे आमतौर पर जो संबंध है वो दो कैटेगरी के लोगों के पास जा सकता है। एक संबंध जिस परिस्थिति को हम अभी तक मान के चल रहे थे, वो किसी एक्यूज के पास जा सकता है। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं कि उसने ये फलाना 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 किया है, तो उसके पास गया है कि भाई बताओ आपके खिलाफ ये मुकदमा आया है, इसका जवाब दो, ठीक है। या फिर एक संबंध किसी गवाह को भेजा जा सकता है। पर ये जो संबंध किसी गवाह को भेजा जाता है, इसका पर्पस क्या होता है? यहाँ पे ये जो गवाह है, इसको जो संबंध भेजा जा रहा है, उसका पर्पस ये नहीं है कि ये गवाह आके कोई जवाबदेही करे, क्योंकि वो एक्यूज नहीं है, उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। उसको कोर्ट इसलिए बुलाया जा रहा है, उसको संबंध इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उसको उसकी कोर्ट को जरूरत है, क्योंकि उसकी जानकारी में कोई ऐसी चीज है जो कोर्ट को मदद कर सकती है किस केस को डिसाइड करने के लिए। तो दोनों ही जो चीजें हैं, दोनों को जो इंटीमेशन जाता है, चाहे एक्यूज को चाहे विटनेस को, जो बुलावा जाता है, उसको बच्चे संबंध ही बोलते हैं। बस दोनों का पर्पस ये होता है, एक्यूज को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उसको जवाबदेही करनी है मुकदमे की, और विटनेस को इसलिए बुलाया जा रहा है जिससे जो भी उसकी जानकारी में चीजें हैं उसको कोर्ट के सामने, कोर्ट के समक्ष रख सके, जिससे कोर्ट की मदद हो। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई सम्मन है वो किसी एक्यूज को नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझ, किसी एक्यूज को नहीं बच्चे, किसी विटनेस को भेजा जा रहा है, किसी गवाह को भेजा जा रहा है। मतलब किस लिए बुलाया भेजा जा रहा है? उसको बुलाया जा रहा है कि भाई आप कोर्ट के समक्ष आओ और अपनी हमारी मदद करो जो भी तुम्हारी जानकारी में। अगर बच्चे किसी सम्मन की सर्विस किसी विटनेस को करनी है, ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास ये चॉइस है। एक एक शब्द मेरा बड़ा ध्यान से सुनना। कोर्ट के पास ये चॉइस है में, ठीक है, कोर्ट के पास ये चॉइस है कि जो नॉर्मल सर्विस करवाते हैं, जो नॉर्मल सर्विस की प्रक्रिया है जो हमने पढ़ी है 62 के अंदर, 64 के अंदर, 65 के अंदर, जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो तो फॉलो होगी ही होगी विटनेस के सिचुएशन में। पर अगर कोर्ट चाहे तो उस नॉर्मल प्रक्रिया के अलावा किसी भी सम्मन को इस विटनेस के पास एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भिजवा सकता है, अगर कोर्ट चाहे तो। पर हमेशा याद रखना है, जो नॉर्मल प्रक्रिया हमने पढ़ी है ना अभी,
62, 64, 65 के अंदर वो तो फॉलो होगी ही होगी। और ये जो रजिस्टर्ड पोस्ट से सम्मन भेजने की बात है, ये उसके एडिशन में हो सकती है और उसके साथ साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये ना करेंगे, डायरेक्ट बस पोस्ट से भेज देंगे, ऐसा नहीं। ये तो करना ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप चाहो तो पोस्ट से भी भेज सकते हो। अब इस बात को पूरी होने देना, ठीक है। तो कोई भी अगर सर्विस किसी विटनेस को हो रही है, किसी गवाह को हो रही है, तो कोर्ट की ये मर्जी है, कोर्ट अगर चाहे तो वो सम्मन उसको पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। पोस्ट कहां पे होगा, वो कहां पे पोस्ट करोगे, जो भी गवाह का पता है, जहां पे भी वो रहता है या फिर जहां पे भी वो काम करता है, ठीक है। तो उसको पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को, किसी विटनेस को कोई भी सम्मन पोस्ट के भी द्वारा भेजा गया है, तो क्या ध्यान रखना है, अगर एक्नॉलेजमेंट आती है, उस जो पोस्ट करी गई है उसकी अगर एक्नॉलेजमेंट आती है कि डिलीवरी हो गई है विटनेस को, आप कभी कोई आपको पोस्ट करता है कोई चीज, तो पोस्टमैन आएगा और आपसे क्या लेगा, एक्नॉलेजमेंट, कि भाई आपने ये रिसीव कर लिया है, ये जो फलानी फलानी चीज आई है आपने इसको रिसीव कर लिया है। तो वो एक दस्तावेज पे रिसीविंग लेके जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक्नॉलेजमेंट है। या फिर अगर आप किसी चीज को लेने से मना कर देते हो, तो उस पे क्या करता है वो बंदा, क्या लिख देता है कि आपने उसको लेने से मना कर दिया है। ये दोनों ही परिस्थितियां, चाहे वो उस व्यक्ति ने आपकी रिसीविंग ले ली हो, पोस्टल ऑफिसर ने चाहे आपकी रिसीविंग ले ली हो कि आपको रिसीव हो गया, या फिर आपने भले ही मना कर दिया वो लेने से, आप वहां पे उपस्थित थे पर आपने ली नहीं उस चीज को, तो उस पर यह लिख देगा कि आपने लेने से मना कर दिया है। ये दोनों ही स्थितियों को कोर्ट मानेगा कि सम्मन सर्व हो गया है, ठीक है। अब बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको कहानी के तौर पे, कहानी की तरह समझा देता हूं। बच्चे, जब भी हमें किसी गवाह को बुलाना होता है कोर्ट में, किसी एक्यूज को नहीं, किसी गवाह को कोर्ट में बुलाना होता है और उसको सम्मन सर्व करे जा रहे हैं होते हैं, तो जो नॉर्मल प्रक्रिया हमने सीखी है कि पर्सनली सर्व होगा, उसके साइन कराएंगे, वो नहीं है तो एडल्ट मेल मेंबर को दे देंगे, जो भी कुछ हमने सीखा है वो पूरा का पूरा लागू होता है और वैसे ही होना चाहिए। पर कोर्ट के पास एक और ऑप्शन है अगर सर्विस किसी विटनेस को हो रही है। वो ऑप्शन ये है कि ये सारी प्रक्रिया के साथ साथ अगर वो चाहे तो किसी सम्मन को पोस्ट के द्वारा भी भेज सकता है। पर अगर ये जो पोस्ट के द्वारा सर्विस सम्मन भेजा गया है, इसको प्रूव कैसे करोगे कि वो सर्विस हुई है या नहीं, ये भी तो सवाल हो सकता है। मानो जो 62, 63, 64, 65 की जो प्रक्रिया थी उसके तहत सम्मन सर्व नहीं हो पाया, किसी भी विटनेस पे नहीं हो पाया किसी भी वजह से। अब सवाल यह है कि जो पोस्ट के द्वारा सम्मन भेजे गए थे, क्या वो सर्व हुए हैं या नहीं, कैसे प्रूफ करोगे? इसमें दो ऑप्शन है। अगर जो पोस्ट करी है आपने और वो पोस्ट डिलीवर हो गई है, मतलब उस बंदे ने जिसके नाम पे सम्मन थे, जिस विटनेस के नाम पे सम्मन थे, अगर उसने रिसीविंग दे दी है कि हाँ मुझे ये सम्मन मिल गए हैं, तो ये सीधा सीधा प्रूफ है कि उसको सम्मन सर्व हो गए हैं। या फिर जो पोस्टल ऑफिसर है उसने जो रिमार्क लिखा है उसमें ये लिखा है कि हम सर्विस करने गए थे इस सम्मन की, पर वो व्यक्ति हमको मिला भी, पर उसने इस पोस्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। अगर वो ये लिखता है कि रिफ्यूजल किया है स्वीकार करने से, तो इस बात को भी, रिसीविंग को भी और रिफ्यूजल को भी, दोनों को ही कोर्ट ये मान के चलेगा कि सम्मन सर्व हो गए। पोस्ट के द्वारा सर्व करा हुआ सम्मन, एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें उसको सर्विस नहीं मानी जा सकती। वो परिस्थिति तब होगी कि जिस एड्रेस पे पोस्ट किया है उस पर वो व्यक्ति मिला ही नहीं। केवल ये परिस्थिति ऐसी है जब नहीं माना जा सकता कि पोस्ट के द्वारा सर्विस हो गई है। बाकी अगर व्यक्ति मिला है, भले ही उसने उस सम्मन को रिसीव किया हो चाहे रिसीव करने से मना कर दिया हो, दोनों ही परिस्थितियों में कोर्ट ये मान लेगा कि सर्विस हो गई है। पर ये जो कानून है बच्चे पोस्ट वाला, ये केवल गवाहों के रिगार्डिंग अप्लाई होता है, विटनेसेस पे अप्लाई होता है, एक्यूज पे अप्लाई नहीं होता है। क्या हम सब लोग समझ पा रहे हैं कानून को?
यस सर। यस सर। अच्छा प्लेस ऑफ रेसिडेंस sir. क्या है सर? प्लेस ऑफ Yes, रेसिडेंस sir. मतलब जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है। और बिजनेस सर? जहाँ पे काम करता है। क्लियर है बच्चे? सब लोगों को समझ में आ गई कहानी? Yes, सर sir. कोर्ट को Yes, कैसे sir. पता Clear, चलेगा sir. वो रिसीव किया या नहीं? क्या बच्चे? कोर्ट को कैसे पता चलेगा वो विटनेस रिसीव किया या नहीं? बच्चे वो पोस्टल ऑफिसर बता रहा है ना, जो लेके जाएगा उस सम्मन को। आप चिट्ठी भेजोगे तो चिट्ठी लेके भी तो जाएगा कोई, वो व्यक्ति बताएगा। अगर रिसीव हुई है तो रिसीविंग लेगा, उसकी नहीं हुई है तो उस पर लिखेगा कि उसने लेने से मना कर दिया। चलो, अब ये एक सवाल हमारे दिमाग में उठता है ऐसी परिस्थिति को देख, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है बच्चे कि ऐसा क्यों है, दो अलग तरीके के कानून क्यों हैं सम्मन के ही बारे में? जब वो सम्मन एक्यूज को जा रहा है तो वहां पे पोस्ट का प्रावधान क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई समझ पा रहा है ऐसा क्यों है बच्चे? क्वेश्चन रिपीट करिएगा क्या बच्चे? सर, क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैं कह रहा हूं आप ऐसा समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों है कि ये जो पोस्ट वाला सेक्शन है, जिसमें रजिस्टर्ड पोस्ट के भी जरिए सम्मन सर्व करे जा रहे हैं, ये एक्यूज पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? सर विटनेस तो मतलब कहीं पर भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि अपने राज्य क्षेत्र मतलब जो अधिकार क्षेत्र के अंदर हो, कहीं सर, बाहर भी accused के हो भागने सकता का है। डर रहता है। नहीं पहुंच पा रहे, और सोचो कोई बच्चा। सर विटनेस पे मतलब वो नहीं कर सकते ना कि जबरदस्ती आप उसको बुला सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा। और जो और एक्यूज्ड होता है उसको आपको बुलाना ही थे, तो इसलिए पर्सनली जाते हैं। ठीक है, और सोचो। क्लोज हो, बहुत क्लोज हो आप लोग। अनूप सही बोल रहा है, यूट्यूब पे काफी हद तक सही है आंसर। देखो, जब कोई बंदा एक्यूज होता है, उस एक्यूज को ये बात पता चले कि उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम उसका कंपैरिजन करें ऐसी स्थिति से जब किसी गवाह को बुलाना है हमको गवाही देने के लिए, अगर किसी एक्यूज के बारे में उसको सम्मन की सर्विस हम पोस्ट से अलाउ कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए, एक्यूज को ना पता चला हो पर पोस्टल ऑफिसर लिख दे, या जो भी हो जाए, क्योंकि चांसेस तो हैं, क्योंकि एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। ऐसी स्थिति में हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो हमारा एक्यूज्ड है उसको भी तो मौका मिले। भाई एक्यूज हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आप राक्षस हो गए, कि आपकी कोई चिंता ही नहीं है। अरे आपकी तरफ ज्यादा जिम्मेदारी है कि भाई आपको जल्दी से जल्दी बताएं जिससे आप अपनी तैयारी कर सको। कल को ऑर्डर कोर्ट ये सोच के बैठ जाए कि आप पे सम्मन सर्व हो गए हैं, असल में आपको पता ही नहीं है, और आपके खिलाफ वो ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जा रहा है, आपके खिलाफ वारंट इशू हो गया, आपको पता ही नहीं है क्योंकि पोस्ट से भेजे गए थे, आप चिट्ठी देखते ही नहीं हो। ऐसी सिचुएशन कभी अराइज ना हो। एक्यूज की तरफ जिम्मेदारी समझते हुए कोर्ट ने इस बात को हमेशा स्वीकार किया है कि जब भी एक्यूज की बात आएगी, एक ऐसे व्यक्ति की बात आएगी जिसकी जिंदगी दांव पे है, ऐसे व्यक्ति को पर्सनल ही सर्व करेंगे। और केवल 3 लोगों पे भरोसा किया है दोस्तों, किसी पोस्टल ऑफिसर पे भरोसा नहीं किया। पुलिस वाला, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, पब्लिक सर्वेंट, तीनों ही बहुत जिम्मेदार पद है, और तीनों ही ऐसे लोग हैं जिनकी कोर्ट अच्छे से खिंचाई कर सकती है अगर वो बदमाशी देंगे तो। इसलिए ये फर्क है। क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो, अब ये सर सेक्शन 69 में भी तो ये प्रोसेस तो है ही सर। पोस्ट वाला प्रोसेस तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन पे है कोर्ट का ना, बाकी 62, 64, 65 को तो फॉलो करना ही है कोर्ट को। पर एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो गया ना, मानो 62, 63, 64, 65 फेल हो गए, पर विटनेस के केस में तो पोस्ट की सर्विस को सर्विस मान सकते हैं ना। हाँ यस सर। वहां पे ऑल्टरनेटिव है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, चल यस सर। अब आओ आगे।
अब बच्चे हम बढ़ रहे हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट है वारंट का। ये एक ऐसा शब्द है जिससे अच्छे खासे लोग डर जाते हैं कि भाई वारंट आ गया है, तैयार कर लो। तो ये होता क्या है ये समझेंगे। समन से अलग कैसे है ये तो मैंने आपको कल भी समझाया था, दोबारा देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। और इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं, सेक्शन 70 क्या कहता है, 71 क्या कहता है, इन दो बातों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वारंट होता क्या है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे मजा नहीं आएगा सेक्शन पढ़ने में। बच्चे, एक वारंट एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट होता है, ये तो आप मान लो चाहे सम्मन हो चाहे वारंट, वो रिटन ही होता है, ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया। वारंट एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट इशू करता है। वही बात है, सम्मन में भी तो यही था कि सम्मन भी एक रिटन डॉक्यूमेंट था और कोर्ट इशू कर रहा था। पर फर्क क्या है बच्चे, वारंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है कोर्ट के द्वारा इशू करा हुआ जिसमें किसी व्यक्ति को मजबूर किया जाता है। बच्चे ध्यान से देखिए, किसी को मजबूर किया जाता है कि कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने आए या फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वारंट में बहुत पावर होती है बच्चे। वारंट किसी भी हद तक जा सकता है। वारंट एक नॉर्मल सा इंटीमेशन भी हो सकता है सम्मन की तरह कि भाई साहब आपके खिलाफ ये फलाना केस फाइल हुआ है, कोर्ट के सामने आए। या फिर वारंट अपने साथ अरेस्ट करने की ताकत तक लेके आ सकता है और पुलिस वाले आपको अरेस्ट करके लेके भी जा सकते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल बताया था कि वारंट केस एक थोड़ा सा सीरियस केस होता है। वैसी सिचुएशन में हमेशा ये कोशिश रखी जाती है कि कोर्ट केवल किसी एक्यूज व्यक्ति को बुलावा ना भेजे कि भाई साहब आ जाना, ये फलानी तारीख लगी है। सम्मन में तो यही कर रहे थे ना, बुला रहे थे उसको, है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वारंट के अंदर कोर्ट ने क्या लिख के भेजा है। या तो वो सिंपल सा इंटीमेशन भी हो सकता है जिसमें कोर्ट कह रहा है कि आपको आना है कोर्ट, ठीक है, जैसा सम्मन होता है। या फिर वारंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें पुलिस को यह डायरेक्शन दी गई हो कि इस व्यक्ति को अरेस्ट ही करके लाओ। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ और याद करो, मैंने आपको सेक्शन 41 पढ़ाया था और सेक्शन 41 में आपको वो परिस्थितियां बताई थी जब कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर पाता था, बिना वारंट के। और आपको याद होगा कि वो सारे ही सारे प्रोविजंस ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे थे जब कोई व्यक्ति कोई खतरनाक टाइप का अपराध कर रहा था, कोई छोटी मोटी चीज नहीं कर रहा था, कोई खतरनाक टाइप की अपराध कर रहा था। पर जब एक पुलिस वाले के पास वारंट होता है तब तो उसकी जो ताकत है अरेस्ट करने की वो एकदम एब्सोल्यूट हो जाती है। उसके पास बिल्कुल ताकत आ जाती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसके हाथ में वारंट है उसको वो अरेस्ट कर सकता है और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बस एक बात समझने वाली है और अभी समझ लेंगे तो उतना ही बेहतर होगा। जब सेक्शन 41 के अंदर पुलिस वाला अरेस्ट करता है बिना वारंट के, वहां पे मन मर्जी चल रही होती है पुलिस वाले की। वो अपने हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है। पर जब कोई पुलिस वाला वारंट के अंदर अरेस्ट करता है तो यहां पे पुलिस वाला अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अरेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि यहां पे जो पुलिस वाला है वो न्यायालय के, कोर्ट के ऑर्डर से बंधा हुआ है और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है। तो ये जो दस्तावेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, ये इतनी ताकत तक दे देता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दायर हुआ है तो उस पे भरोसा मत करो कि वो आएगा या नहीं आएगा। उसको पकड़ लो और उसको पेश करो कहां पे, कोर्ट के सामने। ये पर्पस होता है वारंट का और यहीं पे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है एक सम्मन होने में, एक वारंट होने में। और यहीं पे आप समझ पाओगे कि लोगों में इतना ज्यादा डर क्यों है वारंट के बारे में, बल्कि सम्मन आना एक आम बात हो चुकी है आजकल के जमाने में। क्योंकि सम्मन में कोई परेशानी नहीं, आप कोर्ट चले जाओगे, अपनी बात रख लोगे। पर वारंट में पुलिस हथकड़ी के साथ आती है तो डर ज्यादा लगता है।
अरेस्ट वहीं के वहीं हो सकता है, तो डर ज्यादा लगता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, पर्पस लगभग लगभग एक ही है सम्मन का और वारंट का, कि इंटीमेट करना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है और उसकी जवाबदेही है। पर जो उस कागज में जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है जब वारंट की बात आती है। यहां तक वो ताकत है कि वो व्यक्ति कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको वहां से अरेस्ट कर दिया जाए और उसको ले जाके कोर्ट के सामने हाजिर कर दिया जाए। पकड़ के ले जाना, ये ताकत देता है आपको क्या? वारंट। क्या हम सभी लोग समझ पा रहे हैं वारंट का मतलब क्या है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे वाई टाइप करते रहेंगे यूट्यूब पे। सर लास्ट पॉइंट है, दोबारा रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला Last. पॉइंट बच्चे? सर अब लास्ट में आप जो बोला, क्या बोला मैं लास्ट में? वारंट बच्चे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये ताकत देता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लेके जाया जा सकता है। ये ताकत सम्मन में नहीं होती है। ठीक है। अब देखो, किसी सम्मन और वारंट में फर्क क्या होता है, ये हमने कल भी देखा था, पर जरूरी है याद करो थोड़ा सा, कि सम्मन और वारंट दोनों ही क्रिमिनल केसेस में इशू करे जा सकते हैं। पर जो हमारा सेक्शन 2W है वो सम्मन को कैसे डिफाइन करता है, कि सम्मन केस एक ऐसा केस है जो किसी अपराध के बारे में है और जो कि एक वारंट केस नहीं है। मतलब जो सम्मन केस होने की डेफिनेशन है वो सीधे सीधे डिपेंड करती है किस पे? एक वारंट केस की डेफिनेशन पे। और जो वारंट केस की डेफिनेशन है अंडर 2X, वो कहती है वारंट केस एक ऐसा केस है जिसमें जिस अपराध के बारे में वारंट इशू किया जा रहा है वो उसमें जो प्रावधान है वो या तो मृत्यु दंड का है या फिर आजीवन कारावास का है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का है, या फिर ऐसी सजा का है जिसकी अवधि 2 साल से ज्यादा की हो सकती है। तो हर एक वो ऑफेंस जिसमें जो प्रावधान है पनिशमेंट का, वो अगर डेथ पेनल्टी है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर इम्प्रिजनमेंट है 2 साल से ज्यादा का, ये सारे गिरते हैं कौन से? वारंट केस। और केवल इन्हीं केसेस की कैटेगरी में कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ वारंट को इशू कर सके। ठीक है। सम्मन केस कौन से होते हैं? वो केस जिसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल या 2 साल से कम है। तो आप समझ पा रहे हो, फर्क सीधे तौर पे समझ पा रहे हो। एक तरफ मृत्यु दंड, एक तरफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एक तरफ सजा जो 2 साल से ज्यादा की है और एक तरफ सजा 2 या 2 साल से कम की है। समझ पा रहे हो कि वारंट केस थोड़े से भयानक केस होते हैं, थोड़े से खतरनाक केस होते हैं। वारंट जिनके खिलाफ इशू हो रहा है मतलब उन्होंने कुछ खतरनाक टाइप का ऑफेंस किया है, कोई सीरियस अपराध किया है, इसलिए उन पे ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए वारंट ये ताकत दे रहा है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लो। पर वहीं दूसरी तरफ जब हम सम्मन केस देख रहे हैं जिनमें सजा 2 साल या 2 साल से कम की है, तो अपराध तो किया है किसी व्यक्ति ने, बट इतना खतरनाक नहीं है, इतना सीरियस नहीं है, इतना डरावना नहीं है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति पे थोड़ा बहुत हम भरोसा कर ले रहे हैं और उसको बस ये बोल रहे हैं कि फलानी फलानी तारीख को आप कोर्ट में आ जाना, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। यही जो फर्क है, यही फर्क हमारे सामने निकल के आता है जब हम आने वाले सेक्शंस पढ़ेंगे। आप देखोगे कि सम्मन और वारंट में व्यवहारिक तौर में कितना फर्क आ जाता है, उसके इंप्लीमेंटेशन में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कितना फर्क आ जाता है, केवल इसी वजह से क्योंकि वारंट केस में आमतौर पर ज्यादा खतरनाक अपराधी इन्वॉल्व होंगे और सम्मन केस में आमतौर पर थोड़े से नॉर्मल लोग इन्वॉल्व होंगे। तो यही जो फर्क है उसी को डील करता है हमारा कानून आने वाले प्रावधानों में। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो रही अभी तक? सब समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने आपको बताया था कि कल बताया था कि सम्मन के अंदर क्या क्या लिखा होता है, ऐसी वारंट के अंदर क्या लिखा होता है, लगभग लगभग सेम चीज है। सबसे पहली चीज किसी भी वारंट में लिखी होती है कि कौन सा कोर्ट इशू कर रहा है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या लिखा होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू किया जा रहा है उसका नाम क्या है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है ना, ये लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, उसकी जो जिस भी तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जा सके वो सारी बातें लिखी होंगी। कौन से अपराध के लिए उसके खिलाफ ये वारंट इशू किया गया ये भी लिखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो सम्मन में नहीं मिलता, ये सारी बातें सम्मन में मिल जाती हैं, वहां पे भी नाम होता है, वहां पे भी पता होता है, वहां पे भी कोर्ट का नाम होता है, ठीक है, वहां पे भी अपराध लिखा होता है। पर जो एक वारंट को वारंट बनाता है वो है
ऑथोरिटी टू अरेस्ट, कि सम्मन में ये लिखा होता है कि पुलिस वालों के पास ये ताकत है कि इस व्यक्ति को इस अपराध के लिए अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, ये जो चीज है यही है असली फोर्स वारंट के पीछे। बाकी सारी चीजें तो हैं ही, कॉमन है बिल्कुल सम्मन से, पर ये जो अथॉरिटी टू अरेस्ट है, गिरफ्तार करने का जो अधिकार देती है ये पुलिस को, ये किसी वारंट को वारंट बनाती है इन द रियल सेंस। ठीक है, तो किसी भी वारंट के अंदर इस प्रोविजन का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है सर, जी बच्चे। वारंट एवरी टाइम तो अरेस्ट के लिए हो नहीं सकता, मतलब ठीक किसी है, किसी केस में ना अरेस्ट के लिए रहेगा पर्टिकुलरली, ऐसा वो समन जैसा काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन मैं समझ के, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इससे हमको एक क्लैरिटी मिलेगी। ध्यान से देखना आप सभी लोग बच्चे, कोई अगर सम्मन केस होता है, ध्यान से देखना, मैं अब आपको प्रैक्टिकलिटीज की तरफ ले जा रहा हूं। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा पर आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चे कोई एक सम्मन केस होता है, मतलब एक ऐसा अपराध जिसमें सजा 2 साल या 2 साल से कम की, वहां पे कोर्ट के पास केवल एक ही ऑप्शन, और वो ऑप्शन ये है कि वो केवल सम्मन इशू कर सकता है। अगर वो चाहे ये एक्यूज पर्सन कितना भी खतरनाक हो, चाहे इसके भागने के कुछ भी सिचुएशन हो, उसके पास पावर सम्मन ही इशू करने की है। अरेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही लिमिटेड सिचुएशंस में अराइज होगा। ठीक है, पर वहीं अगर कोई बच्चे वारंट केस होता है, मतलब जिसमें अपराध की सजा डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर 2 साल से ज्यादा की है, अगर ऐसा कोई अपराध है तो कोर्ट के पास चॉइस होती है। चॉइस क्या होती है? अगर वो चाहे तो वारंट इशू कर सकती है, क्योंकि वो एक वारंट केस है, और अगर वो चाहे तो, अब कंफ्यूज मत हो जाना, प्रैक्टिकलिटीज में तभी थोड़ा लिमिटेड बता रहा हूं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, अगर वो चाहे तो सम्मन भी इशू कर सकती है। सर जी, इट मींस समन शैल बी सर्व्ड एंड वारंट मे बी सर्व्ड, ये बोल सकते हैं ना? नॉट नेसेसरीली, दोनों के लिए मे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इतना से समझना है कि जब भी एक वारंट केस होता है, कोर्ट के पास चॉइस है कि कोर्ट दोनों में से सिचुएशन को देख के उसे क्या लगता है उस हिसाब से एक्ट कर सकती है। कहने का मतलब है किसी केस का वारंट केस होना ये उस कोर्ट को फोर्स नहीं करता कि वो उस केस में वारंट इशू ही करे, हो सकता है जरूरत ही ना हो। ये केवल एक ऑप्शन देता है कोर्ट को, जो सम्मन केस में नहीं होती कोर्ट के पास, कि अगर वो चाहे तो वारंट इशू कर दे। अगर चाहे तो वो मे बी वारंट इशू कर सकती है और मे बी सम्मन इशू कर सकती है, पर दोनों में से कोई एक तो उसे करना ही पड़ेगा, इंटीमेशन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, यस सर। सम्मन केस में वारंट नहीं इशू कर सकता है सर? क्या बच्चे, दोबारा बोलो। सर मैं बोला कि सम्मन केस में कोर्ट वारंट नहीं इशू कर सकता है? नहीं, सम्मन केस में वारंट इशू नहीं कर सकता है। सम्मन केस में केवल सम्मन इशू करने का ही पावर होता है कोर्ट के पास। ठीक है, और यस सर। हाँ, और बस देखो, व्यवहारिक तौर पे अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो किसी भी सम्मन में, किसी भी वारंट में किस बात का फर्क है भाई? बस इस बात का फर्क है। समझ पा रहे हो? यस सर। बस यस सर, बस ठीक है? अरेस्ट का ही डर है। बस सर, अरेस्ट कर रहा है। जैसे जी हाँ, किसी व्यक्ति yes. को सम्मन भेजा जा रहा है लेकिन वो उपस्थित नहीं हो रहा है, तो क्या कोर्ट वारंट इशू कर सकता है सर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सम्मन इशू किया, प्यार से समझाया, मौका दिया, नहीं आ रहा, वारंट इशू कर दो, अरेस्ट करवा लो, और यही होता है। अच्छा सर, कितने समन इशू करने के बाद जो इसे नॉन अवेलेबल इशू होता है वारंट वगैरह, बच्चे अगर ऐसा आप कोई जवाब नहीं दे रहे? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने सम्मन इशू करने के बाद। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, कि कब कोर्ट को ऐसा लगता है कि अब इस व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तब। सर ओके सर। अब तो बोला सर सम्मन केस में वारंट इशू नहीं कर सकता है सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ अभी भी।
सर भैया ने एक क्वेश्चन पूछा, आपने बोला वारंट इशू कर सकता है सर। वो बोल रहे हैं कि अगर समन केस में बच्चे वारंट इशू नहीं होगा, केवल वारंट केस में ही समन भी इशू हो सकता है, वारंट भी इशू हो सकता है। और जब मैंने बोला कि अगर समन का जवाब नहीं दे रहा है तो वारंट इशू कर सकते हैं, वो बात मैं वारंट केस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप Yes, sir. कंफ्यूज मत हो, सब लोग कंफ्यूज मत हो, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखो। इतनी डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा जुडिशरी में। प्रैक्टिकलिटीज एक तरफ रखा करो दिमाग में, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक तरफ। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताऊं तो बस इतना सा ही आपको याद रखना है कि कोई भी वारंट केस जो होता है उसमें बस इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुलिस है उसके पास अथॉरिटी आ जाती है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की जिसके बारे में वो वारंट है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से वारंट की इंपॉर्टेंस कई ज्यादा हो जाती है समन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो जो हमारा सेक्शन 70 है वो क्या कह रहा है, उसका क्या कानून है इसके बारे में। जो सेक्शन 70 है वो हमारा पहला प्रावधान है वारंट के बारे में हमारे सीआरपीसी में, और ये बताता है कि कोई वारंट की फॉर्म क्या होती है, उसका प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या है, कोई भी वारंट जो है बच्चे वो राइटिंग में होता है। ठीक है, लिखित में होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया, इसमें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये हमेशा साइन होता है किसके द्वारा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। साथ के साथ बच्चे फर्क भी करते चलना, ठीक है, फर्क भी करते चलना समन से। जो हमारा वारंट है वो किसके द्वारा साइन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, मतलब जज साहब के द्वारा। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो वारंट के केस में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सम्मन के केस में था। सम्मन के केस में आमतौर पर तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही साइन करता था सम्मन पे, पर अगर हाई कोर्ट अगर किसी एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर देता है इसी पर्पस के लिए कि वो सम्मन पे साइन करता रहे, तो वो ऑफिसर साइन करता था। पर वारंट में केवल और केवल हमारे जज साहब ही साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही साइन करेगा किसी भी वारंट पे। ठीक है, एक ये बात हो गई। तीसरा, जो बच्चे वारंट होगा उस पे सील लगी होगी कोर्ट की, ये तो आपको सम्मन में भी मैंने अच्छे से बता दिया कि सील लगा होना जरूरी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सम्मन की, सबसे इंटरेस्टिंग बात वारंट की जो सम्मन में नहीं होती थी, वो क्या है, कोई भी वारंट अगर एक बार इशू हो गया है तो, ध्यान से सुनना, कोई भी वारंट अगर एक बार इशू हो गया है तो वो बच्चे फोर्स में रहेगा, मतलब लागू रहेगा जब तक कि उसे कोर्ट खुद से कैंसिल ना कर दे या फिर जब तक उसका एग्जीक्यूशन ना हो जाए। एग्जीक्यूशन का मतलब जब तक उस वारंट के तहत वो व्यक्ति गिरफ्तार ना हो जाए। केवल और केवल इन दो ही स्थितियों में कोई वारंट की जो फोर्स है वो खत्म हो सकती है, जब तक इन दोनों में से कोई भी इवेंट नहीं होता है कि वो कैंसिल नहीं होता है या एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब तक वो वारंट चलता रहता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट निकल गए हैं, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे 15 दिन हो जाए, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीने, अगर उसको कोर्ट खुद से कैंसिल नहीं करता है या फिर जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है तब तक वो वारंट चलते रहेंगे, उनके पीछे ताकत लगी रहेगी, और जब भी वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा तब वो एग्जीक्यूटेड मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो वारंट के बारे में क्या क्या बातें हमको याद रखनी है। वारंट हमेशा राइटिंग में होता है, केवल और केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस पे साइन करता है, कोर्ट की सील लगी होना जरूरी है, और हमेशा फोर्स में रहेंगे जब तक कि वो कैंसिल ना कर दिए जाए और जब तक कि उनका एग्जीक्यूशन ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है हम सभी लोग बच्चे, समझ में आ गया सेक्शन 70 क्लियर है सब लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। चलो यस सर। चलो, बहुत सर। अच्छा है जी बच्चे। सर इनकी मतलब सम्मन या वारंट की कोई समय अवधि भी रहती है सर? वारंट की तो आपने बता दी कि नहीं होती जब तक कि वो कैंसिल ना कर दिया जाए या उसका निष्पादन ना कर दिया जाए, लेकिन सर सम्मन की कोई रह सकती है समय अवधि? समय अवधि देखो, लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। सम्मन का पर्पस ये है कि किसी व्यक्ति को बता रहे हैं कि उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है और उसको कोर्ट बुला रहे हैं, तो एक चीज तो सम्मन में लिखी होगी कि उसे कोर्ट किस दिन आना है, लिखी होगी। अब जब तक वो तारीख नहीं आ रही है, जब तक वो चीज नहीं हो पा रही है, तब तक तो समन को सर्व करने की कोशिश चलती रहती है, बिल्कुल।
पर मानो वो तारीख ही आ गई, अब वो सम्मन का कोई पर्पस तो रहा नहीं, उसको तो बिल्कुल वो फोर्स में रहेगा नहीं, उसकी कोई सिचुएशन रही नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर सर्विस नहीं हो पाई 62 के अंदर भी, 63 के अंदर भी, 64 के अंदर भी, 65 के भी अंदर किसी भी वजह से नहीं हो पाई, तो कोर्ट क्या करता है, जब भी तारीख पड़ती है फेलियर ऑफ सर्विस रीजन लिखता है अपने ऑर्डर में और फ्रेश सम्मन्स को इश्यू करवाता है। फिर नए सम्मन्स इश्यू होते हैं अगली तारीख के बारे में और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है? यस यस सर। सर एक डाउट रह रहा है बार बार। हाँ कि सपोज दैट समन के केस में अगर समन पे जो पार्टी है वो कोर्ट के समक्ष आ नहीं रही है, तो सर 2-3 समन भी इशू हो गए लेकिन वो नहीं आ रही है, तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में वारंट तो इशू कर सकती है उसके खिलाफ। देखो अब देखो यहाँ पे ये देखो ये फर्क आ रहा है। हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा सर। हाँ, जब हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वारंट इशू किया जा सकता है या नहीं, यहाँ पे दो बातों को समझना है। वारंट इशू किया जा रहा है किसी अपराध के कॉन्टेक्स्ट में। जो हमारी सम्मन की डेफिनेशन है या फिर जो हमारी वारंट की डेफिनेशन है वो अपराध से रिलेटेड है। वो कहती है अगर ये वाला अपराध है, मतलब उसमें 2 साल या 2 साल से कम की सजा है, तो वो सम्मन केस है, उसमें सम्मन इश्यू होगा। या फिर अगर वो अपराध ऐसा है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसमें क्या वारंट इश्यू होगा। सीधा सीधा संबंध देख पा रहे हो किसका, अपराध का और वारंट या सम्मन का। अगर आप मेरे का सवाल ये है कि सर कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा 2 साल से कम है या 2 साल है, क्या उसमें वारंट इशू कर सकते हैं, तो मेरा जवाब रहेगा नहीं। और अगर आपका सवाल है कि अगर सजा 2 साल से ज्यादा की है और उसमें वारंट इशू कर सकते हैं, बिल्कुल वारंट इशू कर सकते हैं, सम्मन भी इशू कर सकते हैं। अब सर एक मिनट मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं। अब देखो, जैसे आपने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताई है कि कोई कोर्ट है वो किसी व्यक्ति को बार बार सम्मन देके बुला रहा है, अब वो सम्मन रिसीव भी कर रहा है पर वो सम्मन के रिस्पॉन्स में अपीयर नहीं हो रहा है, तो सीधे तौर पर वो कोर्ट की बात नहीं मान रहा है। यहां पे आपने पूछा ऐसी परिस्थिति में क्या कोर्ट के पास ये ताकत होगी कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि ऐसी स्थिति में कोर्ट वारंट इशू कर सकता है या नहीं, यहां पे जवाब होगा बिल्कुल कर सकता है, पर हमें समझना है क्यों। इसलिए नहीं कि वो जो अपराध है वो एक उसमें सजा 2 साल या 2 साल से कम है, इसलिए क्योंकि उसने कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है और वो एक अलग अपराध है। कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने के अपराध में उसके खिलाफ वारंट इशू कर सकता है। सर ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ ना, तो बात उस कोर्ट तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर सकता है ना सर, अगर वो बिल्कुल कर सकता है। अभी जैसे अगर हम वारंट और सम्मन की बात को अगर समझे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पे जंप ना करें, तो आपको जो बात बताई मैंने आपको समझ में आई? यस सर, आप वो कंफ्यूज समझा, सर। लेकिन प्रैक्टिकलिटीज में बता रहा हूँ। अगर वारंट सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। कोर्ट तो फिर बहुत कुछ कर सकती है, कुर्की वगैरह भी करा देती है। यही बात हमको समझनी है और यही मैं कोशिश करता हूं आपको हमेशा कि देखो बच्चे क्या होता है, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, जब हमको कोई एग्जाम सेंट्रिक तैयारी करनी होती है तो हमको बड़ा सेफली चलना पड़ता है, क्योंकि जब लॉ की आप प्रैक्टिकलिटीज देखोगे ना, अगर मैं आपका सीनियर लॉयर होता और आपको प्रैक्टिस करनी होती तो मैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाता, क्योंकि आपको यही खेलना होता है। पर जब आप स्टूडेंट होते हो ये सारी चीजें जानना जरूरी है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, नो डाउट प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, पर अगर वो एट द कॉस्ट ऑफ कंफ्यूजन आ रही हैं, कीप देम आउट ऑफ योर परव्यू। दैट इज द रीजन मेरे दिमाग में कई चीजें आती मैं आपको बताता भी नहीं, क्योंकि क्या होगा, अब शायद आप समझ गए होंगे पर काफी बच्चे ऐसे होंगे शायद यूट्यूब पे, शायद जूम पे, जिनकी वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, प्रैक्टिकलिटीज को उन्होंने नहीं देखा होगा। They will not be able to understand कि ऐसा क्या हो रहा है कि सम्मन केस में वारंट इशू हो जा रहा है। समझ रहे हो आप? यस सर। और ये सवाल कभी आएगा नहीं। सर और दोबारा बोले सर, सम्मन केस में वारंट कैसे? वो नहीं हो सकता ना बच्चे, यही तो है, वो सवाल आएगा नहीं। हम यहाँ पे अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं पिछले 5 से 6 मिनट में, कभी सवाल आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा कि बताओ सम्मन केस में ऐसा कब होगा कि अवहेलना हो जाएगी। ये सारे प्रैक्टिकलिटीज के क्वेश्चंस होते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द एग्जामिनेशन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर छेड़ी है तो किसी बच्चे को नहीं आई है समझ में, तो एक और बार बता दे रहा हूँ। बच्चे ने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा था, सर क्या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता
कि एक सम्मन केस में वारंट इशू नहीं किया जा सके? बच्चे सम्मन केस में तो वारंट इशू नहीं किया जा सकता। अगर आप ऑफेंस की रिलेट कर रहे हो सीधे सीधे वारंट से नहीं किया जा सकता। अगर कोई कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है, वहां पे उस कंटेम्प्ट की वजह से, उस अवहेलना की वजह से कोर्ट के पास ताकत आ जाती है। उस अपराध की वजह से नहीं, उस अवहेलना की वजह से पावर आ जाती है कि वो वारंट इशू कर सकता है। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ. सर। चलो ठीक है, चलो अब देखो बहुत समय निकल गया हमारा आज का टारगेट पूरा नहीं होने वाला। चलो एक काम करते हैं, जंप करते हैं, कल पढ़ेंगे सेक्शन 71 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में हम लोगों ने सेक्शन 70 पढ़ लिया है, फॉर्म पढ़ लिया है, 71 से कल का नेक्स्ट वीक ही शुरू करना है। कोई बात नहीं है, चलो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन तैयार हो जाओ सभी लोग बच्चे यूट्यूब पे। रेडी है सब लोग? पक्का? चलो, और क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही जवाब आना चाहिए। ठीक है बच्चे, किसी भी क्रिमिनल केस में सम्मन की सर्विस कैसे की जा सकती है? किसी भी विटनेस को, ध्यान से देखना, किसी भी विटनेस को कैसे सर्विस की जा सकती है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा, या रजिस्टर्ड पोस्ट के भी द्वारा। देखो क्वेश्चन को समझो, ऑप्शंस को समझो। ऑप्शन कह रहा है क्या केवल पुलिस ऑफिसर कर सकता है, क्या केवल पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, क्या केवल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कर सकता है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी हो सकती है? बताओ बच्चे। विटनेस, ठीक है, विटनेस के बारे में है, एक्यूज के बारे में। सर ऑप्शन 4 सर। 4 सर। सभी लोग बच्चे बताओ मेरे को। आंसर 4। यूट्यूब पे बच्चे आंसर देते रहो फटाफट। चलो, इसका आंसर रहेगा 4। बिल्कुल सही बताया आपने कि केवल विटनेस के बारे में एक ऐसी स्थिति है जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट से उसकी सर्विस हो सकती है। इसके अलावा किसकी सिचुएशन में आ सकता है पोस्ट? अगर वो कंपनी है या फिर सोसाइटी। ठीक है, चलो बहुत सर तो बोला था साइमल्टेनियसली होगा बोथ। हाँ बच्चे, आंसर देखो ना, बाकी सब में ओनली लिखा था, केवल पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना करता है, सब लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली लिखा है, इसलिए ये 3 नहीं है, केवल ये चौथा है। ठीक है, चलो अगला देखो। अरेस्ट वारंट जो है किसी भी क्रिमिनल केस में, वो किसके द्वारा साइन किया जाएगा? ठीक है बच्चे, वारंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, या फिर किसी ऐसे ऑफिसर के द्वारा जिसको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है, या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या इसमें से और इसमें से कोई भी कर सकता है। फोर्थ सर ऑप्शन 1 नंबर 1 ऑप्शन 1 सर। नंबर सर। I thought it is someone sir. One. ओनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर सर। Presiding officer. It is one. यूट्यूब वाले बच्चे जल्दी बताओ, यहाँ तो सब 1 कर रहे हैं। सर जी 1 नंबर। 1 नंबर, चलो ठीक है। यूट्यूब पे कुछ बच्चे 4 भी आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर 1 है बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? 1। वारंट, मेरे को लगा सर समन है सर इसलिए। वारंट केवल और केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही साइन कर सकता है और कोई नहीं साइन कर सकता। बस सम्मन होता था जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी साइन कर सकता था, और एक ऐसा ऑथोराइज्ड व्यक्ति जिसको हाई कोर्ट ने चुना है, ठीक है, वो कर सकता था, पर वारंट केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। कब तक कोई भी वारंट कब तक लागू रहता है, कब तक फोर्स में रहता है? जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या फिर कैंसिल नहीं हो जाता, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक। जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, कैंसिल नहीं हो जाता, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक। जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, कैंसिल नहीं हो जाता, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक, या फिर सारे ही सारे गलत है? सर ऑप्शन 4 सारे गलत है। सारे गलत है? यस सर, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। अच्छा यार, फंसते नहीं हो यार तुम लोग। अब मैक्सिमम सर वो टाइम सर आप पढ़ा रहे हो ना इसीलिए। चलो ठीक है, इसका है बिल्कुल यूट्यूब पे भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। 4 4 4 4 4। हाँ, इसका 4 ही आंसर है। हाँ, एग्जीक्यूटेड और कैंसिल तक रहता है, पर कोई भी साल की लिमिट नहीं है कभी भी। ठीक है, कब? अरे खत्म हो गया। चलो बच्चे, थैंक यू सो मच। कल हमारी आईपीसी की क्लास होगी 7 बजे। अभी 9 बजे हमारी क्लास है कॉन्स्टी की।
जरूर आना कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में, क्योंकि आज हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। थैंक यू सो मच। आप सभी से 9 बजे मिलता हूँ। आपने ठीक है? कॉन्स्टिक के लिए कुछ होमवर्क भी दिया था सर? हाँ, कोर्स के लिए होमवर्क दिया था, शुरुआत करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, जरूर करूंगा, पूछूंगा मैं। मुझे याद है यूटी के बारे में दिया था। यस सर। चलो ठीक है। यूट्यूब वाले बच्चे सब लोग वीडियो को लाइक करके जाएंगे, बिना लाइक करे कोई भी नहीं जाएगा। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू बाय। सर।